आइए बच्चों, ये बिहार बोर्ड के अतिशय वर्तमान क्लास 8 की पुस्तक पेज नंबर 6 से 7 से यह प्रश्न है। यहाँ देखिए 18 यहाँ इसको प्रश्न के रूप में दे दिए हैं। जो मेन पॉइंट है, मेन बिंदु है, उनको प्रश्न के रूप में समाहित कर दिए हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कितने कालखंडों में बटी है? 3 कालखंडों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा गया है। अंग्रेज इतिहासकारों ने ऐतिहासिक कालखंडों को 3 भागों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। वह स्वयं के लिए ईसाई शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते थे? देखिए यहाँ जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से काफी पीछे हैं। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का शासन था। भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेजी शासन से ही उनका कल्याण हो सकता था। देखिए, जेम्स मिल जो थे वो एक इतिहासकार और शास्त्री थे। उनका मानना था कि एशिया के जो भी देश हैं वह यूरोप से काफी असभ्य हैं और उनके आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान जो तानाशाह थे उनका शासन था। तो अब वो अपने आप को श्रेष्ठ और बेहतर दिखाने के लिए भारतीय इतिहास को हिंदू और मुसलमान काल में बांटते हैं। पहले का जो इतिहास था 3 टाइप में, 3 युग को ही 3 भाग में बांट दिया। एक युग हिंदू कहलाया, दूसरा मुस्लिम और तीसरा क्या कहलाया? ब्रिटिश के बदले उसने ईसाई का प्रयोग किया। क्यों किया? तो वो लोग ब्रिटिश शब्द से संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध करना चाहते थे। ब्रिटिश शब्द से यूनिटी का बोध करना चाहते थे कि हम जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो पूरे लोग हैं वह पूरे इस देश पर मेरा अधिकार है। ईसाई शब्द बोलने से कि एक ईसाई एक वर्ग का शासन हो जाएगा, लेकिन ब्रिटिश बोलने से एक पूरे देश का शासन हो जाएगा यहाँ पे। तो ब्रिटिश शब्द से वो लोग अपनी यूनिटी को दिखाने का जो है उनका अभिप्राय था और वो राष्ट्रीयता का बोध करना चाहते थे कि हम लोग एक हैं और सब एक मिलके यहाँ पे शासन करना चाहते हैं। देखिए, तो वही है, ब्रिटिश शब्द से संभवतः एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे। क्या अंग्रेज इतिहासकार का यह सोचना सही है कि ऐतिहासिक कालखंडों की अवधि को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई या ब्रिटिश का दौर था? नहीं, क्योंकि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोग एक साथ मिलकर साथ चलते हैं। देखिए, क्योंकि इतिहास जो है वो हमेशा जो अभी हमारा वर्तमान है वो कल इतिहास हो जाएगा। तो क्या अभी एक ही टाइप के लोग हैं? हिंदू ही हैं, मुस्लिम ही हैं, या फिर ईसाई ही हैं, या सिख ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी का हमारे समाज में कम वर्चस्व है हिंदू का या मुस्लिम का, वो बात अलग है, लेकिन सभी तरह के लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे देश में, उनका भी एक अच्छा योगदान है। हिंदू समुदाय के लोग का भी अच्छा योगदान है। ईसाई समुदाय के लोगों का भी हमारे समाज के विकास में अच्छा योगदान है। लेकिन अगर कोई इस कालखंड को हिंदू कालखंड या मुस्लिम कालखंड मानता है तो यह गलत है। क्योंकि देखिए, नहीं, क्योंकि किसी भी अवधि का इतिहास जो है एक ही तरह के लोग से मिलकर नहीं बनता। सब लोग मिलकर काम करते हैं, समाज के सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो यह जो विभाजन है जेम्स मिल का गलत था। छापे खाने कब नहीं थे? 19वीं सदी से पहले के सालों में जो थे, छापे खाने का आविष्कार नहीं था। लोग किस प्रकार से लिखते थे? तो लोगों के लिखने का तरीका जो था हाथों से होता था। जिनको हम क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। पांडुलिपियों की प्रतिकृति कौन बनाते? प्रतिकृति का मतलब है कॉपी, नकल। जैसे कि हम फोटो स्टेट करते हैं, एक कॉपी, जैसे कि ये पेज ले लीजिए, इसका हम फोटो कॉपी कर देंगे, सेम चीज़ दूसरा आ जाएगा, प्रिंटर से निकाल लेंगे या कुछ करेंगे। और अगर प्रिंटर से निकालेंगे तो वो हमारा फोटो कॉपी, हाथ से अगर लिखेंगे तो वही पांडुलिपि कहलाएगी। पांडुलिपियों की प्रतिकृति मतलब नकल। उसमें तो चूंकि प्रिंटर नहीं था या छपाई का कोई साधन नहीं था, तो हाथ से ही, जैसे ये लिखित है, इसको हम फिर दूसरे पेज में हाथ से ही लिखेंगे,
तो वही चीज़ क्या कहलाती थी, पांडुलिपि कहलाती थी। और जो उसका दूसरा कॉपी बनाता था वह क्या उनको क्या कहते थे, लिपिक या नकलन बीस कहते थे, जो हाथ से बनाते थे। कब छपाई तकनीक के माध्यम से सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई प्रतिकृतियां बनाई जाने लगी। तो ये है कि अब देखिए, पहले हाथ से लिखा जाता था, नकलन बीस हाथ से लिखते थे पांडुलिपि को, पांडुलिपि हाथ से लिखी गई जो लिपि थी। लेकिन छपाई तकनीक के माध्यम से सरकारी विभाग की कार्रवाइयों की, अब जो सरकारी विभाग के जो दस्तावेज थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अब वह काम जो था मशीन के माध्यम से होने लगा, छपाई के माध्यम से 19वीं सदी के मध्य तक। शुरू तक नहीं था, मध्य में बीच वाले समय तक इसका जो है प्रतिकृति मशीन के माध्यम से होने लगी। अभिलेखागारों में क्या सुरक्षित रखा जाता था, सरकार के दस्तावेजों को, जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको सुरक्षित रखा जाता था। 6 से 7 का कंप्लीट हो गया प्रश्न, यहाँ तक जो प्रश्न थे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से प्रश्न बनेंगे 8 से। रिकॉर्ड रूम कहाँ होते थे, जो यहाँ दिया है कि एक रिकॉर्ड रूम होते थे। अब अभी भी रिकॉर्ड रूम है, जो पहले हमारे अभिलेखागार होते थे, अब उसमें अभिलेखागार थे, वहाँ पे भी सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा रहे थे। अभी उसी पे भी अभिलेखागार को अंग्रेजी में रिकॉर्ड रूम बोलेंगे। तो हर जिले में अभी भी एक एक रिकॉर्ड रूम होते हैं। रिकॉर्ड रूम में आप क्या देख सकते हैं, तो रिकॉर्ड रूम में आप क्या देख सकते हैं, तो रिकॉर्ड रूम में देख सकते हैं हम, देखिए संबंधित दस्तावेज, योजनाओं एवं कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस एवं सीआईडी रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड, विभिन्न कमीशन के रिकॉर्ड आदि शामिल है। तो ये इसी को प्रश्न के माध्यम से दे दिया गया यहाँ पे। पुस्तकालयों में क्या सुरक्षित रखी जाती है, पुस्तकों के अलावा, पुस्तक तो रखी जाती है, पुस्तकालय मतलब पुस्तक का घर, लेकिन उसके अलावा वर्षों पहले के पुराने अखबार भी रखे जाते हैं, व्यक्तिगत पत्र भी रखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र का मतलब जैसे कि कोई जवाहरलाल नेहरू जी या कोई महान लोगों ने जो पत्र लिखा है, उनको जैसे बेटी के नाम इंदिरा गांधी के नाम पत्र लिखा गया था, तो वो बहुत सारे पुस्तकालय में भी सुरक्षित रखे जाते हैं। तो अभी व्यक्तिगत पत्र, डायरियाँ जो अपने लोगों के अनुभव को दर्शाती थी, जो बहुत सारे लोगों को अपनी जीवनी या अपने डेली की रूटीन को लिखने की आदत है, वो डायरिया, निजी दस्तावेज, अब सभी की डायरिया नहीं, जैसे कि जो महान लोग हैं उनकी डायरिया रखी जाती है, निजी दस्तावेज आदि पुस्तकालय में रखी जाती है। राष्ट्रीय अभिलेखागार नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ स्थित है, राजधानी दिल्ली में स्थित है। सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य अभिलेखागार जैसे संस्थाएं कहाँ स्थित है, तो पटना में। देखिए यही सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, ये सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय अब कहाँ पे है, बिहार राज्य में है, बिहार राज्य में यह म्यूजियम है, अभिलेखागार है। ये संस्थाएं कहाँ है, तो पटना में है। इधर हाल के दिनों में किसके रिकॉर्ड रखने की परंपरा संग्रहालय में शुरू की गई, इधर नया शुरू किया गया है। पिछली पीढ़ी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार एवं स्मृतियों को रिकॉर्ड में रखने की परंपरा शुरू की गई है। देखिए अब जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, अभी जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे, उनके निधन के बाद उनके जो भाषण है उनको रखा जाएगा, या फिर सनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जो थे उनके साक्षात्कार या स्मृतियों को रिकॉर्ड रखने की परंपरा शुरू की गई है। पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए एक बड़े सर्वेक्षण कब शुरू किए गए के लिए 19वीं सदी की शुरुआत में। पूरे देश के मानचित्र तैयार करने के लिए, पूरा देश का मानचित्र अगर रहेगा, कहाँ से किसका साम्राज्य है, कहाँ से विस्तार हुआ, किस पर किसका अधिकार है, इन सभी की सुविधा के लिए, या कहाँ की भूमि कैसी है, देखिए यहाँ से दिया है, यहाँ से है 8 से 9 है। इसका मुख्य कारण क्या था, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े सर्वेक्षण किए जाएंगे। अब सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या था, सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, धरती की सतह किस प्रकार की मिट्टी है, मिट्टी किस टाइप का है, उसका क्या क्वालिटी है, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय फसलों का पता लगाया जाता था।
ये जो था मानचित्र तैयार करने का उद्देश्य था। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्र सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। भूमि संरक्षण के अलावा ये सारे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। किस प्रकार की वनस्पति वहाँ पर है, किस प्रकार की, जहाँ पे जिस एरिया में का किस प्रकार की, जैसे कि यहाँ पे बिहार में किस प्रकार की वनस्पति की प्रधानता है, किस प्रकार के यहाँ पे प्राणी मिलते हैं, किस प्रकार के जानवर मिलते हैं, जीव जंतु मिलते हैं, ये सर्वेक्षण से पता कराया जाने लगा। पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण भी होने लगे कि खुदाई से यहाँ क्या मिलेगा, क्या यहाँ पे प्राचीन अवशेष क्या थे, ये सारी चीज़ें। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि सर्वेक्षण किए जाने लगे। आज ये सारे सर्वेक्षण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हुए। वही सर्वेक्षण जो थे हमारे इतिहास को जानने में मदद कर रहे हैं। तो पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण कब शुरू किए गए हैं, तो 19वीं सदी की शुरुआत में शुरू किए गए। भूमि सर्वेक्षण के अलावा और कौन कौन सर्वेक्षण किए जाते थे, तो यही है वनस्पतिक, जो भी पढ़े, वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि। जनगणना कब से प्रारंभ की जाने लगी थी, तो 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना शुरू की जाने लगी थी। 19वीं सदी के आखिर मतलब रखिए आप 1800 से 19वीं सदी जब बोलेंगे तो 1800 से 1900 का साल होता है। तो 19वीं सदी के आखिर में, तो 1890 के आसपास में, मतलब आखिर से हर 10 साल में जनगणना शुरू की जाने लगी। जनगणना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो देखिए क्या था, भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या की एक, जैसे कि किस प्रांत में, जैसे मान लिया जाए अगर हमारा जो है बिहार प्रांत में, झारखंड प्रांत में कितने रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, उनका धर्म क्या है, किस धर्म के लोग किस प्रांत में ज़्यादा रहते हैं, जाति क्या है, व्यवसाय क्या है, शैक्षणिक स्तर क्या है, आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी। यह जनगणना का प्रारंभिक उद्देश्य था। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो देखिए 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। यह एक नई पहली जनगणना थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और आखिरी जनगणना कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी आखिरी जनगणना। इसके बाद अभी तक नहीं हुई है जनगणना। 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी। कैमरे का आविष्कार कब और किसने किया, तो देखिए ये सब कुछ हम एडिशनल भी बाहर से भी इसमें जोड़े हैं, लेकिन यहाँ पे ये दिया है ये फैक्ट, यहाँ पे 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ, तो यह यहाँ पे 200 साल से अप्रोक्स दिया है, लेकिन यहाँ पे हम जो है कैमरे का आविष्कार जो है 1850 के भारत में कैमरे का इस्तेमाल 1850 के दौरान हुआ था। 1850 के दौरान हुआ था, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल, लेकिन कैमरे का आविष्कार कब हुआ था, तो 1826 में जोसेफ नाइसफोर निप्स ने इसका आविष्कार किया था। भारत में सबसे पहले कैमरे का आविष्कार कब हुआ था, तो 1839 में, जब फ्रांस के डागेरियोटाइप प्रक्रिया का आविष्कार हुआ। तो यह जो था 1839 में फ्रांस में जब डागेरियोटाइप प्रक्रिया जो शुरू हुई, उसके बाद जो था यहाँ पे पहले कैमरे का आविष्कार हुआ। डागेरियोटाइप प्रक्रिया क्या है, तो फोटोग्राफी की पहला स्टेप जो था वह डागेरियोटाइप प्रक्रिया थी। पहले फोटोग्राफी का जो प्रारंभिक स्टेज था, जैसे कि देखिए कंप्यूटर का ही जो था प्रारंभिक स्टेज किस प्रकार था, तो आप देखे ही होंगे, बहुत ही टीवी देख लीजिए, सबका फ़ोन का ही देख लीजिए कैसा था। तो ये पहला फोटोग्राफी का जो पहला प्रोसेस था, तो यही था डागेरियोटाइप प्रक्रिया।